देखिए, मैं बहुत साधारण महिला हूँ, बहुत साधारण, और मैं बहुत आर्थिक रूप से यूँ कहें तो बहुत निम्न परिवार से आती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित वर्ग को, महिला वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करती है और करती भी, करके दिखाती भी है। नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमपीटीवी इंडिया के खास कार्यक्रम राजस्थान संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान संवाद की शुरुआत दर्शकों की भारी मांग के ऊपर हमने इस विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर शुरू किया है, जिसमें हम विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों के साथ साथ उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो लोग इस बार विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान संवाद में आज हम बात करने वाले हैं अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट की। दक्षिण विधानसभा सीट के क्या हाल हैं, उन हालों को जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राजस्थान संवाद कार्यक्रम की चुनावी हलचल में आज बात अजमेर शहर की दक्षिण विधानसभा सीट की। यहाँ 2003 से लगातार 4 बार भाजपा जीत दर्ज करती आ रही है। भाजपा से अनीता बघेल मौजूदा विधायक हैं और भाजपा की कद्दावर नेता भी हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैसे तो पूरा अजमेर शहर ही आरएसएस का गढ़ है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पर भी आरएसएस का अच्छा खासा प्रभाव है और यही वजह है कि विगत 20 सालों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। खास बात यह है कि 2003 से 2018 तक 4 मरतबा विधानसभा चुनाव में अनीता बघेल विधायक रही हैं। बघेल ने 2003 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बनी। इससे पहले बघेल वार्ड मेंबर और फिर नगर परिषद की सभापति भी रह चुकी है। साल 2003 में बघेल का सामना कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित भाटी से हुआ था। बघेल के पहली बार चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस के लिए अजमेर दक्षिण सीट को जीतना सपना बनकर रह गया। 2013 में वसुंधरा सरकार में अनीता बघेल महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं और साल 2003 से पार्टी के भरोसे को बघेल ने अब तक कायम रखा हुआ है। क्षेत्र में बघेल काफ़ी सक्रिय हैं। क्षेत्र की गली मोहल्लों तक बघेल की सीधी पकड़ भी है। कार्यकर्ताओं के काम करवाने के लिए बघेल आधी रात को भी तैयार रहती है और यही कारण है कि बघेल के कार्यकर्ता भी पूरी निष्ठा के साथ उनके लिए तैयार रहते हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में विगत 20 सालों में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर रही है। कांग्रेस में पहले ललित भाटी और पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के बीच गुटबाजी जग जाहिर थी, तो अब उद्योगपति हेमंत भाटी और जयपाल के बीच गुटबाजी लगातार जारी है। हेमंत भाटी पहले तो भाजपा के नेता थे और अनीता बघेल के साथ खड़े हुए थे। फिर साल 2008 में सचिन पायलट के पहली बार अजमेर से सांसद का चुनाव लड़ने पर हेमंत भाटी पायलट के नज़दीक आए और 2013 में सचिन पायलट ने हेमंत भाटी को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्हें क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़वाया। लेकिन हेमंत भाटी पहला ही चुनाव अनीता बघेल से हार गए। 2018 में पायलट ने दोबारा हेमंत भाटी पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी हेमंत भाटी को मुंह की खानी पड़ी। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,07,056 मतदाता हैं। इनमें 1,03,735 पुरुष और 1,03,321 महिलाएं हैं। इस पर एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। कोली, रेगर, बेरवा, मेघवंशी, बैरवा समाज के साथ साथ यहाँ पर माली और सिंधी मतदाताओं की संख्या भी चुनाव में निर्णायक रहती है। क्षेत्र में सामान्य जाति की अगर बात करें तो ब्राह्मण वैश्य वर्ग की भी मौजूदगी है। आपको बता दें कि अजमेर दक्षिण विधानसभा की सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। अजमेर दक्षिण विधानसभा की सीटों का हाल आपने देख लिया है और अब आज हम आपको राजस्थान संवाद कार्यक्रम में मिलाने वाले हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा की विधायक अनीता बघेल से। अनीता बघेल से आज हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 20 साल तक विधायक रही हैं वो, और 20 साल के अंदर कितनी तस्वीर अजमेर दक्षिण विधानसभा की बदल गई है और उसके साथ आगामी चुनावों को लेकर उनकी क्या क्या तैयारी चल रही है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान संवाद। नमस्ते सुशील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमको दर्शकों से रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले यही जानना चाहते हैं हम कि इस बार की चुनौतियाँ क्या है चुनाव के अंदर, क्योंकि भाजपा की पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है। क्या तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव तो चुनाव ही होता है और चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले को ही विजय मिलती है। मैंने ऐसा महसूस किया है, ऐसा अनुभव किया है। कोई भी लड़ाई छोटी नहीं होती है ना, और जब
चुनाव की लड़ाई है, ये लोकतंत्र का विषय है। हर कोई व्यक्ति, हर कोई दल अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उनका दल जीते, उनका प्रत्याशी जीते। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उन बहुत सारे इश्यूज़ पर जनता हर एंगल से विचार करती है और सोच समझ करके वोट करती है। तो चुनाव में देखिए पल प्रतिपल समीकरण बदलते हैं, है ना। कोई नीचे से ऊपर उठता है, कोई ऊपर से नीचे आता है। आपकी क्या शब्दावली है, आपका दिखने का तौर तरीका कैसा है, आपका पहनावा कैसा है, यहाँ तक लोग बारीकी से देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि चुनाव एक युद्ध है, जिस युद्ध का हर मोर्चे पर अपना बहुत मजबूत और मेहनती योद्धा उस पर खड़ा होता है और वही फिर चुनाव जिताता है। तो इस युद्ध के अंदर इस बार आपके सामने टक्कर किससे है? खुद की ही पार्टी से है या वाकई कांग्रेस पार्टी से टक्कर है आपकी? हमारी पार्टी से टक्कर होने का सवाल ही नहीं है ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक अनुशासित संगठन है ना। और अनुशासित संगठन का उदाहरण भी आपके सामने है कि लगातार 4 टाइम से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीत रही है ना। इसमें कहीं ना कहीं वो अनुशासन भी काम करता है जिसके लिए हमारी पार्टी जानी जाती है। उस अनुशासन के चलते ही टिकट किसी को भी मिले, जब टिकट किसी एक को थमा दिया जाता है तो सारी पार्टी, सब कार्यकर्ता, चाहे वो हर कैडर का कार्यकर्ता है ना, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता उस काम में जुटता है और जुटने के बाद जो परिणाम आते हैं वो सबके सामने हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई कांग्रेस इससे बिल्कुल विपरीत है। और अभी भी हम देख रहे हैं, है ना, कि किस तरह से झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को अपशब्द कहा जा रहा है। तो ये तो उनका कल्चर बन गया, उनकी संस्कृति बन गई है। अब उस संस्कृति को वो कुछ भी नाम दे वो एक अलग बात है, परंतु कांग्रेस में जिस तरह से झगड़े हैं उनकी बात को मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहती। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मुझे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पसंद भी इसीलिए, और भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो हमेशा से ही कोशिश करता है कि वो अपनी बात को अपने किसी उचित मंच पर कहे, ना कि सार्वजनिक मंच पर। अजमेर दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है और आप क्योंकि 20 साल से लगातार उस क्षेत्र को देखती भी आ रही है। मोदी सरकार ने एक बड़ी योजना अजमेर को सौगात के तौर पर दी, स्मार्ट सिटी की। लेकिन स्मार्ट सिटी का एक भी काम क्या आपके क्षेत्र के अंदर हो पाया है, या आप कहीं ना कहीं मानती हैं कि कहीं आप राजनीति का शिकार हो गई हैं? सुशील जी, आपने 20 साल का उल्लेख किया है ना, पर आप शायद भूल गए कि अजमेर दक्षिण से मैं 20 सालों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हूँ, है ना। अजमेर दक्षिण से तो मैं 15 सालों से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। 5 साल मैंने अजमेर पूर्व से प्रतिनिधित्व किया है ना। 5 साल में जब अजमेर पूर्व से मैं विधायक बनी 2003 से 8 में, तो वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने थे। और मुझे याद है उस समय हमने सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो भवन आज की तारीख में दिखाई दे रहा है वो उनके कार्यकाल में बना था। अजमेर में जो जैलन हॉस्पिटल की जो हार्ट की कैथ लैब थी वो पहली बार उनके टाइम में आई थी। पहली बार उस समय अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी, है ना। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में पहली बार, उत्तर भारत का पहला महिला इंजीनियरिंग अजमेर में हुआ। बड़लिया इंजीनियरिंग कॉलेज भी अजमेर में पहली बार उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो ये सब देन उस समय के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की है। फिर 2008 में जब परिसीमांकन हुआ तब सीटें चेंज हो गई। अजमेर पूरब और पश्चिम जो था वो अजमेर उत्तर और दक्षिण हो गया। अजमेर उत्तर जनरल हो गई, अजमेर दक्षिण रिजर्व हो गई। और जब 2008 में हमने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस की सरकार बनी, है ना। पूरे 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। कोई नीतिगत फैसले, कोई नीतिगत निर्णय उस समय अजमेर दक्षिण को लेकर के नहीं हुए। लेकिन जब पुनः 2013 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय जितने हॉस्पिटल्स, आप देखिए ना चंद्रोदय नगर में कितना शानदार हॉस्पिटल, CSC इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ के क्षेत्र की जनता की डिमांड थी, उसको पूरा किया, है ना। जितने पानी की समस्याएं, लोग बोलते हैं अजमेर दक्षिण में पानी की समस्याएं नहीं है, है ना।
तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि उस समय जब सावरलाल जी थे या उस समय जब किरण महेश्वरी जी थी तो खूब सारी पानी की रिजर्व वाटर टैंक है ना, 7 नंबर जो हमारा रिजर्व टैंक स्थान है वहाँ पर नई एक पूरे 2 दिन की कैपेसिटी का टैंक उस समय बना और उसकी ग्रेविटी से जो पानी आता है, क्योंकि सबसे पहले अजमेर दक्षिण में पानी वितरण होता है ना उसकी ग्रेविटी से, तो अजमेर दक्षिण के आसपास के रहने वालों को तो उससे लाभ मिलता है और उनको पानी की कोई समस्या है नहीं। तो पानी, बिजली, सड़क और मेडिकल की सुविधा ये देने का उस समय काम हमने 2013 से 18 के बीच में किया। अभी पुनः 5 साल से कांग्रेस की सरकार और हम संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह से हम सरकार से कुछ चीज़ें लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोविड आया तो सरकार के संसाधनों से नहीं, मैंने स्वयं ने अपने विधायक कोष से जो मेडिकल की सुविधाओं का जो विस्तार अजमेर दक्षिण में किया, वो क्षेत्र जहाँ से बरसों से वो हमारी जो डिस्पेंसरी थी वो किराए के भवन में चलती थी, मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में देखा है कि लगभग 10 डिस्पेंसरीज की मैं बात कर रही हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ, गिनाती हूँ, है ना। पाटगंज की डिस्पेंसरी कभी किसी ज़माने में कहते हैं कि मोटवानी जी ने खोली थी 40 साल पहले, 50 साल पहले। वो पाटगंज की डिस्पेंसरी एक किराए के भवन में चलती थी, है ना। उसमें डॉक्टर को बैठने की जगह नहीं होती थी, दवाई रखना तो बहुत दूर की बात है ना। उस किराए के भवन से निकाल करके हमने उस डिस्पेंसरी को स्वयं का भवन उपलब्ध कराया। स्वयं का भवन उपलब्ध कराना, घनी आबादी, शहरी क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र में सरकारी ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल होता है। 4 लोगों से झगड़े लिए होंगे मैंने, 4 लोगों को नाराज़ किया होगा क्योंकि उनको लग रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, हम इस पे मकान बना लें, हम इस पे मकान बना लें तो हमको कल पट्टे मिल जाएंगे, है ना, हमारे नाम नियमन हो जाएगा। उनसे झगड़ा लेकर के वो सरकारी डिस्पेंसरी वहाँ बनाई और वहाँ उस डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया। रामगंज की डिस्पेंसरी मुख्य बाज़ार में, मेन रोड पर, लेकिन वो डिस्पेंसरी 40 सालों से किराए के भवन में चल रही थी। लोग ले जाना नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र से डिस्पेंसरी जानी नहीं चाहिए, बननी तो इसी क्षेत्र में चाहिए, पर यहाँ कोई सरकारी ज़मीन ही नहीं है। अब आप क्या करो, सरकारी ज़मीन नहीं है तो जो आदमी इच्छा शक्ति रखता है वो काम पूरा भी करता है। और मैं आपको बताती हूँ, एक IAS ऑफिसर अशोक सांवरिया जी, वो अजमेर के ही रहने वाले और अजमेर से ही IAS ऑफिसर बने थे। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपका भवन वहाँ पर है, आप 4 भाई हैं, आप यदि इस भवन को बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? 15 लाख, 20 लाख। मैंने कहा आप इस भवन को सरकार को दान कर दो। यदि आप सरकार को दान कर देते हो तो ये भवन भी आपका मेंटेनेंस होता रहेगा और आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि ये भवन कभी हम इसमें जन्मे थे, यहाँ से हमने शिक्षा लेकर के किया। और वो कन्विंसिंग इतनी अच्छी साबित हुई कि उन्होंने वो भवन दान कर दिया। आज भूधरमल के नाम से वो डिस्पेंसरी का भवन वहाँ बना हुआ है। रोड के दोनों तरफ, डिस्पेंसरी के दोनों तरफ रोड है और उसी क्षेत्र में वो डिस्पेंसरी चल रही है ना। गड्डी मालियन की डिस्पेंसरी, उसको हमने भवन उपलब्ध कराया। चंद्रवदाई में पिछले 20 सालों से डिस्पेंसरी की मांग थी, हमने CSC भवन दिया। JB नगर नाका मैदान में डिस्पेंसरी की मांग थी, हमने वहाँ नई डिस्पेंसरी बना करके दी। सैटेलाइट हॉस्पिटल का भवन हमने तैयार करके दिया। इसके अतिरिक्त श्रीनगर रोड पर एक विजय पॉलो क्लिनिक संचालित है ना। कभी किसी ज़माने में, आज से 40 साल 50 साल के बुजुर्ग को पूछिएगा आपकी ये डिस्पेंसरी कहाँ चलती थी बाबूजी 20 साल पहले, तो कहेगा ये इस टीन शेड में चलती थी। टीन शेड में वो डिस्पेंसरी टीन शेड में चलती थी, है ना। आज उस डिस्पेंसरी के पास स्वयं का बहुत शानदार भवन है, बहुत शानदार भवन। तो वो भारतीय जनता पार्टी, अनीता बघेल विधायक है, इसलिए वो संभव हुआ है। एकमात्र गुलाबबाड़ी की डिस्पेंसरी थी जो किराए के भवन में चल रही थी, वो शेष रह गई थी। इस कार्यकाल में हम अपने विधायक कोष से उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए दे करके उस भवन को भी हमने बनाने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या होती है भवन निर्माण में ज़मीन चिन्हित करना, और शहरी क्षेत्र में ज़मीन मिलना मुश्किल है ना। वो जो हमने ज़मीन चिन्हित करी उसके ऊपर भी भूमाफियाओं की नज़र थी। हमारे ऊपर कोर्ट केस हुआ, है ना। हमको कोर्ट में जाकर के हाजिरी देनी पड़ी, हमारे कार्यकर्ताओं को हाजिरी देनी पड़ी, और अब जाकर के 10 साल 15 साल के प्रयत्नों के बाद में अब सफलता हासिल हुई और 1 करोड़ रुपए की डिस्पेंसरी मिली। यदि अनीता बघेल 10 साल से 15 साल से MLA नहीं होती तो 5 साल आए और गए हो जाते, पता ही नहीं पड़ता। ये तो अनीता बघेल 15 साल से MLA इसलिए पता है कि अनीता बघेल वो लड़ाई लड़ रही है, उस लड़ाई को जब तक विजय नहीं कहेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उसका लाभ जनता को मिला कि वो डिस्पेंसरी आज सरकारी भवन को मिल गया उसको। बहुत शानदार
इतनी सुविधाओं के साथ सुसज्जित वो डिस्पेंसरी है, लोगों को लगता है यार धन्य हो गए। अब तो हमारे ये आसपास की पूरी जो कोई किसी को डायबिटीज चेक करानी है, किसी को बीपी चेक कराना, भागो जाओ और चेक करा के आ जाओ। डिस्पेंसरी का जिक्र हुआ, लेकिन मैम स्मार्ट सिटी का अभी भी, हाँ सॉरी कि स्मार्ट सिटी मैं भूल गई ना, वो विषय मैं आपको बताना भूल गई। देखिए स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो स्मार्ट सिटी का मीनिंग क्या है, स्मार्ट सिटी कब आया है ना। 2014 में प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते मई में, है ना, और 2014 के चुनाव जीतने के बाद में 2015 में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, कि जब वो अमेरिका गए थे तब उन्होंने वहाँ से घोषणा करी, है ना, और फिर वो पूरे हिंदुस्तान भर में कौन कौन से शहर स्मार्ट सिटी के रूप में बनेंगे वो पूरी सूची वहाँ से आई। अजमेर भी शामिल हुआ। अजमेर के शामिल होने के बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसकी जो गाइडलाइन है, ओरिजिनल गाइडलाइन, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी का मतलब है कि 24 आवर में पानी मिले, सफाई हो, आपको बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, मेडिकल की सुविधाएं आपको अच्छी हो, आपको यातायात का प्रॉब्लम नहीं हो। ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स थे, है ना। खेल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपको सार्वजनिक यातायात अच्छा मिलना चाहिए, आपको सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट की बसेस हों जिसमें लोग सामूहिक रूप से ट्रांसपोर्टेशन का लाभ उठा सकें, ताकि ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, रोड पर ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हो। ये एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आया था स्मार्ट सिटी का, और उसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के तहत स्टेशन रोड के पैरेलल एक वैकल्पिक मार्ग बनना चाहिए, तो अब बड़ा सा ये प्रोजेक्ट लिया गया था। मेडिकल कॉलेज बने, ये प्रोजेक्ट लिया गया था। रोडवेज बस स्टैंड का रिनोवेशन हो, ये प्रोजेक्ट लिया गया था। ये ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पानी की व्यवस्थाएं हो, पानी के ओवरहेड टैंक्स बने, वो प्रोजेक्ट लिया गया था ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसमें लिए गए थे। काम धीरे धीरे डीपीआरस बनी, है ना। डीपीआर का भी एक समय होता है, डीपीआर बनने के बाद में टेंडर हुए और काम शुरू हुए। जब काम शुरू हुए तो मुझे मालूम है एस्केप चैनल में 40 करोड़ रुपए के निर्माण से एस्केप चैनल का रिनोवेशन होगा, और ये 40 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। आज भी वो उद्घाटन का पत्थर वहाँ लगा हुआ है ना, कचरा डिपो के पास में वो पत्थर लगा हुआ है आज भी। दुर्भाग्य कहें हमारा कि सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद में जो प्रोजेक्ट्स लिए हुए थे, वैकल्पिक मार्ग का प्रोजेक्ट आप देखेंगे पूरा नहीं हुआ, है ना, वो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, रोडवेज बस स्टैंड का काम उसमें लिया हुआ था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। एस्केप चैनल उसमें लिया हुआ था, वो उन्होंने अजमेर दक्षिण का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एस्केप चैनल, है ना। एस्केप चैनल जो वहाँ से गुजरती है, उनकी कॉलोनियों में से गुजरती है, और सारा कॉलोनियों का जो पानी है वो एस्केप चैनल में जाता है। एस्केप चैनल का लेवल जैसे ही ऊपर होता है, आना सागर जब भर जाता है और एस्केप चैनल से पानी निकलता है, तो पूरा जो कॉलोनियों का पानी है वो रुक जाता है, वो एस्केप चैनल में जा नहीं सकता, क्योंकि उसका लेवल ऊपर है और कॉलोनियों का लेवल नीचे है। ऐसी स्थिति में पानी भराव की समस्या उस एस्केप चैनल के कारण से होती है। यदि 40 करोड़ रुपए का उस समय एस्केप चैनल का कार्य हो जाता, एस्केप चैनल के दोनों साइड पर सीसी होकर के बीच में एक नाली बन जाती, तो गंदगी की समस्या थी उसका भी समाधान होता है। एक प्लेटफॉर्म वहाँ बन जाता, तो सफाई उसकी लगातार होती रहती है। तो मिट्टी के कारण से, सफाई नहीं होने के कारण से वो एस्केप चैनल फुल होकर के चलती है। ये 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे समय में उस स्मार्ट सिटी में लिया था, वो नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज जैसे मैंने बोला कि वो बन रहा है, वहाँ पर अब जाकर के काम पूरा होगा। उसके बावजूद ये जो बाकी के काम थे वो इस सरकार ने कैंसिल कर दिए, और वो ताबूत की जैसे वो 7 जो वंडर्स है, 7 वंडर्स, वो वहाँ बना दिए। और स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक की समस्या नहीं होनी चाहिए ना। आप कोई मॉल बनाने जाते हैं तो आप पार्किंग देखते हैं कि इसमें पार्किंग है कि नहीं है ना। जो पार्किंग की दृष्टि से, जो ट्रैफिक की दृष्टि से जो स्मूथ रोड था, पुष्कर वाला रोड, जो स्मूथ रोड था जहां आप आराम से पुष्कर रोड पर जा सकते थे, उस स्मूथ रोड पर भी आपने ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर दी। आपने वहाँ पार्किंग नहीं दी, और वो 7 ताबूत आपने बना दिए। उनकी क्या ज़रूरत थी शहर में? आपने आना सागर झील को भर दिया, उसका लेवल कम कर दिया, उसके कारण से बहुत जल्दी वो झील भर गई और ओवरफ्लो करके गेट खोलने पड़े आपको। तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये काम जो कैंसिल करके नए काम जो सैंक्शन किए, स्मार्ट सिटी में अजमेर शहर के नाले लिए हुए थे,
सभी नाले लिए हुए थे, सभी नालों को पक्का करना और पानी की निकासी को ठीक करना, ये उसमें था। सारे नालों को कैंसिल कर दिया आपने। तो ये 10 साल तो कांग्रेस की सरकार के कारण से खा गए हमारे। उसके बावजूद भी समय पर आवाज उठा के हमने स्मार्ट सिटी की शिकायतें की, क्योंकि अंततोगत्वा केंद्र सरकार ने पैसा जारी किया है ना। पैसा देने का काम केंद्र सरकार का है, कामों को सैंक्शन करना, डीपीआर बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना वो आपका काम है। अभी एलिवेटेड रोड बना है ना। एलिवेटेड रोड से सबसे ज़्यादा फायदा यदि किसी को हुआ है तो दक्षिण के लोगों को हुआ है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात कह रही हूँ, ये सार्वजनिक होगी बात, पर नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हुआ है? जहाँ वो बनी है, जिस बाजार में वो बनी है। जो करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन वाली दुकानें थी, उनकी कोडियों की कीमत हो गई। दक्षिण से ही लोगों को कोर्ट जाना है, दक्षिण के लोगों को कलेक्ट्रेट जाना है, दक्षिण के लोगों को जेल एंड हॉस्पिटल जाना है। उत्तर के लोगों को तो नहीं जाना दक्षिण में किसी चीज़ के लिए। दक्षिण के लोगों को ही यहाँ आना है और वही सबसे ज़्यादा उस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे दक्षिण के लोगों को लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? मुझे बताइए कोई एक उदाहरण कि वहाँ, हाँ एक उदाहरण हो सकता है कि उत्तर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वो उस रोड से माखूपुरा जाएं, रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं, अपनी फैक्ट्री जाएं, वो एक लाभ हो सकता है। बाकी तो मैक्सिमम लोग यहीं आते हैं। तो दक्षिण के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। चलिए संवाद कार्यक्रम के अंदर हम अगली कड़ी में बढ़ते हैं और अजमेर शहर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं। वो भी सीधे अनीता बधिल से सवाल पूछेंगे और अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। सर, अगला सवाल आपका। मैम, आप विधायक हैं 20 साल से, आपने खूब काम कराए, लेकिन अब जब चुनाव में आप जाएंगी तो क्या कौन सा ऐसा काम, 2-3 काम जो आपके दिमाग में, जो आप लोगों को बताएंगी और करवाने की कोशिश करेंगी? देखिए, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है। जनरली यही सवाल आता है कि भाई आप चुनाव में जाएंगे तो आप क्या जनता को और नए वादे क्या करेंगे। देखिए, पिछली बार जब हम चुनाव में गए थे तो मेरे यहाँ पर अजमेर दक्षिण जो है वो पूरा का पूरा रेलवे द्वारा बसाया हुआ है। ना तो ये अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाया गया है, ना कोई पुराने लोगों द्वारा बसाया गया, पूरा का पूरा रेलवे के कारण से बसा है, रेलवे के कर्मचारियों के कारण से बना है। और रेलवे के 2-2 वर्कशॉप वहाँ पर हैं, रेलवे की लाइन है। अजमेर दक्षिण एक कॉम्पैक्ट एरिया नहीं है। अजमेर दक्षिण को रेलवे के 2 ट्रैक 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो रेलवे के ट्रैक है वो एक टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं अजमेर दक्षिण को कि ये एरिया अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, ये एरिया अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं। ऐसी स्थिति में हमने बीजेपी की सरकार जब थी, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थे, तब गुलाबबाड़ी का ओवरब्रिज और ये आपका सुभाष नगर का ओवरब्रिज, ये उस समय सैंक्शन हुए थे। और अजमेर डेयरी का जब जब बीजेपी की सरकारें रही तब तब तेजी से काम चला, लेकिन कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों से, और 5 सालों से ही ये काम रुका हुआ है, ये काम पूरा नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को पूछते हैं तो गवर्नमेंट कहती है रेलवे अनुमति दे देता है, रेलवे को पूछते हैं तो रेलवे कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ड्राइंग को बदल दिया है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम ये तीनों ओवरब्रिज के काम को पूरा कराएंगे बीजेपी की सरकार बनते से ही। दूसरा काम है, जो हमारे 2 रेलवे क्रॉसिंग हैं जिनके कारण से ट्रैफिक की समस्या है, जुड़ाव नहीं होता विधानसभा का, उसमें है एक विज्ञान नगर का लेवल क्रॉसिंग और दूसरा जॉन्सगंज का लेवल क्रॉसिंग। जॉन्सगंज के लेवल क्रॉसिंग की डीपीआर पिछले 4 सालों से बन रही है। पिछले 4 सालों से जॉन्सगंज की डीपीआर बन रही है। कंसल्टेंट जो अहमदाबाद के कंसल्टेंट थे उनके साथ में बैठी हूँ मैं, प्रकाश राजपुरी जी जब कलेक्टर थे उनके समय में मैं उनके साथ बैठी हूँ। परंतु स्टेट गवर्नमेंट चूंकि अजमेर दक्षिण से विधायक बीजेपी की चुनी गई है, इसलिए उसको स्वीकृति नहीं दी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले यदि कोई स्वीकृति कराने का काम होगा तो हमारा कैरिज वर्कशॉप और ऑल सेंट स्कूल के पास वाला जो लेवल क्रॉसिंग है उस पर उसको स्वीकृति दिलाने का काम होगा, ताकि ट्रैफिक की समस्या का जो
बड़ा प्रॉब्लम है उसका समाधान हो, और फिर विज्ञान नगर का लेवल क्रॉसिंग, जॉन्सगंज के लेवल, सुभाष नगर के लेवल क्रॉसिंग पर चूँकि ब्रिज का काम चल रहा है, इसलिए विज्ञान नगर के लेवल क्रॉसिंग पर भी यदि ब्रिज का काम हो जाए तो एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी सी उस पर हो जाएगी, और कनेक्टिविटी होगी तो मुझे लगता है कि एक ट्रैफिक की भी समस्या का समाधान होगा, और जो लोगों को घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ता है लेवल क्रॉसिंग के कारण से, उससे भी मुक्ति मिलेगी। अनीता जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, एक सकारात्मक। सब सकारात्मक प्रश्न से मैं सबसे पहले शुरू करूंगा। आप अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लोकप्रिय भी हैं, और आपको काफ़ी लंबा अनुभव भी हो गया। और जिस तरह भी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक ट्राइबल महिला को राष्ट्रपति बनाया है, तो क्या भविष्य में आप अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पे देखती हैं, पहला देखती हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि आप एक मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकती हैं? देखिए, मैं बहुत साधारण महिला हूँ, बहुत साधारण, और मैं बहुत आर्थिक रूप से यूँ कहें तो बहुत निम्न परिवार से आती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित वर्ग को, महिला वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करती है, और करती भी, करके दिखाती भी है। पिछली बार ही रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए, वो भी दलित वर्ग से आते हैं, वो भी कोली समाज से, जिस समाज से मैं आती हूँ उसी वर्ग से आते हैं। और उसके बाद में द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया गया है। ये एक अलग प्रकार का विषय है। देखिए, मुख्यमंत्री बनना में प्रशासनिक अनुभव चाहिए, है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं, वो चाहिए। मुझे लगता है कि मैं छोटा मोटा, मेरा स्तर जो है वो सिर्फ एक विधानसभा स्तर पर मैं छोटी मोटी जनता की सेवा कर लूँ, मेरा स्तर यही है, और मैं अपने आप को भी यहीं तक सीमित रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जनता से सीधे सीधे जुड़ी रहूँ, है ना, मेरा स्वभाव और मेरी जनता का स्वभाव। क्योंकि आप 20 साल से जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ जनता आपके स्वभाव को जान जाती है, आप जनता के स्वभाव को जान जाते हैं। तो जनता का ये स्वभाव बन गया है कि अनीता बदेल हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए। अनीता बदेल के ऑफिस चले जाए तो अनीता बदेल दिख जानी चाहिए कि हाँ, अनीता बदेल बैठी है। तो ये जो स्वभाव है, ये जनता परिवर्तन नहीं चाहती है। जनता चाहती है, पार्टी अगर आपको मौका देती है मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री के दावेदार बहुत लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो है पार्टी नेतृत्व किसी वरिष्ठ को, किसी अनुभवी को, जिसको प्रशासनिक दक्षता बहुत अच्छे से हो, उसको मौका दे, ताकि वो बहुत अच्छे से राजस्थान की सेवा कर पाए। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके क्षेत्र से ही मेयर हैं, हाड़ा मैडम हैं, वो आती हैं क्षेत्र में, आपके ये राय कि नगर निगम की तरफ से काम नहीं है, सड़कें नहीं हैं, अभी जिस तरह से लिंक रोड आपके यहाँ टूटा हुआ है, नालों की सफाइयों का मामला है, तो क्या निगम के द्वारा काम नहीं करने पे, मेयर द्वारा काम नहीं करने पे, आपके चुनावी समय पे क्या इसका असर पड़ेगा लोगों में? क्योंकि इस चीज़ से रोष है कि हमारे यहाँ निगम काम नहीं कर पाया है, तो आपके चुनाव में क्या इसका विपरीत असर पड़ेगा? क्षितिज जी ने बड़ा घुमा फिरा के प्रश्न पूछा है, पर मैं आपको बताती हूँ क्षितिज जी। देखिए, मैं भी नगर निगम की महापौर रह चुकी हूँ, चेयरमैन रह चुकी हूँ, और नगर निगम कितना उनकी कैपेसिटी है, कितना वो काम कर सकते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस मेयो लिंक रोड की बात आपने की है, वो मेयो लिंक रोड ऑलरेडी सैंक्शनड है। नाले, पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए वहाँ पे, तो वो काम थोड़े दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। रही नालों की सफाई की बात, तो देखिए, प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन है, वो वर्षों से नालों की सफाई करता आ रहा है, हर साल। मेयर तो कभी 5 साल कोई होता है, कभी 5 साल कोई होता है ना, स्थायी नहीं होता है। पर प्रशासन जो यहाँ है, जो यहाँ के कर्मचारी वृंद हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको तो मालूम है कि ये काम होना है, और उनको अच्छे से ये दायित्वों को पूरा भी करना होता है। वो ये दायित्व अच्छे से पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? ये इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन जो है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार से अफिलिएटेड है, कांग्रेस सरकार के दबाव में। क्योंकि आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही हमारे देवेंद्र सिंह जी जो पार्षद हैं, उनको सस्पेंड किया गया है ना, जबकि उनका कोई रोल ही नहीं था, है ना, कोई उनका लेना देना नहीं, उसके बावजूद उनको सस्पेंड किया ये कांग्रेस की सरकार ने। तो सस्पेंड करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने
अपनी चिट्ठियों के माध्यम से कुछ जो टेंडर्स की प्रक्रिया हुई थी उन पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वो कोर्ट जाएंगे तो उनको स्टे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, परंतु आप इस तरह से दबाव में डाल करके किसी को डराओ, कोई प्रश्न पूछे तो उसको डराओ, कोई चिट्ठी लिख दे तो आप उसको डराओ, तो ये तो नहीं, यही चलेगा। परंतु मेरे को लगता है कि इस टाइम ये पहला कार्यकाल मैंने अशोक गहलोत जी का ऐसा देखा है जिस कार्यकाल में वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए हैं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हम भी विधायक हैं, मैं 20 साल से विधायक हूँ। 2008 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी विधायक थे, परंतु इतना बारीकी से कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं हुआ। उस समय कोई भी सैंक्शंस आती थी तो विधायक महोदय से पूछा जाता था कि आपके क्षेत्र में क्या क्या काम होने चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन से हैंडपंप होने चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन से हॉस्पिटल खुलना है, यदि हॉस्पिटल खुलना है तो स्थानीय विधायक से ही प्रस्ताव लिए जाते थे। ये कार्यकाल ऐसा है जिसमें अशोक गहलोत जी इतने डरे हुए हैं कि बीजेपी के विधायकों ने यदि कोई प्रस्ताव दे दिया तो वो स्वीकृति नहीं होगा। बीजेपी के लेटर पैड पर यदि अनीता पटेल ने अपने लेटर पैड पर कुछ चीज़ें लिख दी तो वो स्वीकृति नहीं होनी है। पर खैर मेरा विषय अलग है, क्योंकि हमें अनुभव है, मंत्री भी माननीय वसुंधरा जी ने बनाया तो उसका लाभ मुझे मिला। और हमने तो चाहे विवेकानंद स्कूल खोलना हो या महात्मा गांधी स्कूल खोलना हो या मिसिंग लिंक सैंक्शन करानी हो या कोई हॉस्पिटल बनाना हो, हमने तो अपने क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी जो नीतिगत चीज़ें उन्होंने दी हैं, है ना, वो नीतिगत चीज़ें तो हम हमारे क्षेत्र में ले आए। परंतु बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं जो परेशान होते हैं, हमारी तो सड़कें ही सैंक्शन नहीं, हमने जो लिखी थी वो तो हमारी सड़कें सैंक्शन नहीं। तो जब विधायकों के साथ ऐसा हाल है तो नगर निगम के मेयर और पार्षदों का कैसा हाल है वो मैंने आपको बताया। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी का बोर्ड को कैसे बदनाम किया जाए ये कांग्रेस की साजिश है, और इस साजिश का पूरी तरह से हम चुनाव में पर्दाफाश करके रहने वाले हैं। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा आपसे। आपने शुरुआत में ये कहा था कि लोग शब्दावली, कैसे रहन सहन, आप क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं और एक राजनीतिज्ञ को इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पिछले दिनों एक आपका वक्तव्य आया था जिसमें आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अंधे की उपमा दी थी, तो क्या आप अपने उस वक्तव्य को जायज़ ठहराते हैं? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है ना। ये मैंने मुख्यमंत्री जी को अंधा किस रेफरेंस में कहा है ना, उसके, क्योंकि अंधा, मुख्यमंत्री जी अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता, यही शब्द उसमें से छांटे गए। उसके आगे मैंने क्या कहा, उसके पीछे मैंने क्या कहा, ये शब्द वहाँ से हटा दिए गए। आप किस रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं? मैंने उसके एक दिन पहले 11 तारीख को हमने पूरे अजमेर शहर में बिजली के बिलों की होली जलाई थी, है ना। मुख्यमंत्री जी ने राहत कैंप प्रारंभ किए, राहत, बचत और बढ़त, ये नाम दिया अपने कार्यक्रमों को। राहत लेने लोग गर्मी के टाइम में शिविरों में गए, खूब भीड़ लगी, लोगों को जबरदस्ती बुलाया गया। उसके बाद में लोगों को लगा कि हमारे बिजली के बिल कम हो जाएंगे, लेकिन जिसके 2000 का बिजली का बिल आता था उसके 4000 का आया। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और कर दी और विज्ञापन छपा था, उसी दिन वो अखबार में विज्ञापन छपा था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अच्छा वीडियो बनाएगा हमारी योजनाओं का, उसको हम 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का पुरस्कार देंगे। तो मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी को दिखाई नहीं देता है, ये बिजली के बिल उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? वो अंधे हैं क्या? उनको दिखाई नहीं देता है? और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यदि कोई वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो बनाते हैं तो आप उसको 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के बनाने से क्या ये जो 7-8 करोड़ की जनता है इसको लाभ मिल रहा है क्या? कितने परसेंटेज को लाभ मिला है? लक्ष्य आपका जो है, आपकी 7 करोड़ जनता है, 7 करोड़ जनता में यदि आप परिवार भी मान लो तो कितने लाख परिवार होंगे? उन लाखों परिवारों में से सिर्फ और सिर्फ आप गिनती के उंगलियों पर, टिप्स पे गिने हुए लोगों को लाभ दे रहे हो, तो इससे आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। ये स्कीमों के बारे में बोलते हुए मैंने ये बात कही थी। तो जिसको दिखाई नहीं देते वो उसको अंधा कहेंगे और नहीं तो क्या कहेंगे, यही मैंने कहा। अब इस बात को जिन कांग्रेसियों ने विवादास्पद बनाया, मैं उनसे ही सवाल पूछती हूँ। अशोक गहलोत जी ने
सचिन पायलट को सार्वजनिक मंच से नकारा, निकम्मा, रगड़ाई नहीं हुई, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करें। एज अ मुख्यमंत्री क्या उनको शोभा देता था ये शब्द बोलना? पर मैं उनसे अपनी बराबरी नहीं करना चाहती, वो कितना नीचा गिरे मैं उनके बराबर नहीं करना चाहती हूँ। परंतु मैंने जो बात कही थी वो किस रेफरेंस में कही थी, उसका रेफरेंस अलग था, जिसको रेफरेंस के साथ नहीं कह के सिर्फ वही शब्द उठाए गए। मैम, मेरा सवाल आपसे महिलाओं को लेकर है। आपके क्षेत्र में अजमेर दक्षिण में महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिलाओं पर उत्पीड़न की 4700 मामले दर्ज हुए हैं थाने में। इस बारे में आपने क्या कोई कार्यक्रम चलाए हैं अपने क्षेत्र में जागरूकता के लिए, ताकि महिलाएं जागरूक हो सकें? देखिए, ये सिर्फ अजमेर और दक्षिण की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर राजस्थान की बात है। महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। कांग्रेस की सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट यदि हम देखें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है लगातार पिछले 3 सालों में महिला अपराध राजस्थान में बढ़ा है। और न केवल महिला अपराध बढ़ा है बल्कि बलात्कार की घटनाएं भी बढ़ी हैं। यदि आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो आप विकास के कोई काम नहीं कर सकते, लोगों को कहीं आगे नहीं बढ़ा सकते। जागरूकता की जहाँ तक बात है, जितने भी कार्यक्रम मेरे होते हैं या जितने भी कार्यक्रमों में मेरा संबोधन होता है, हमेशा से, चाहे वो स्कूलों में हो या कॉलेज में हो या सार्वजनिक मंचों पर, आम कॉलोनीज में हो, मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि जब तक आप घर में बच्चे को स्वयं से अपनी बहन का, अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे, तब तक वो बाहर किसी दूसरी बेटी का रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा। इसलिए शुरुआत से ही माँ को संबोधन करते हुए कि भाई आप हमेशा से अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, ताकि वो आगे चल के भी ऐसा ही रिस्पेक्ट समाज में करें। दूसरा विषय है कि हमने कई बार जो सरकारी एड वाले जो हमारे अधिवक्तागण हैं, उनके माध्यम से कई बार वर्कशॉप्स कराई गई हैं। महिलाओं के अधिकारों के बारे में वर्कशॉप्स कराई गई हैं, महिलाओं के क्या क्या कानूनी अधिकार हैं उनके बारे में वर्कशॉप्स कराई गई हैं। लेकिन ये अधिकार तब उनको काम में लेने जब उनके खिलाफ कोई पीड़ा हो, कोई अत्याचार हो, लेकिन उसकी नौबत ही ना आए, वैसा समाज संरचना, समाज निर्माण की कोशिश करें। और उसकी शुरुआत परिवार से ही होती है। तो परिवार में ऐसे संस्कार हम क्यों नहीं डालें, इस बात के लिए मैं तो अक्सर हमेशा ये बात अलग अलग मंचों से कहते आई हूँ। मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि पिछले 15 साल से आप अजमेर दक्षिण में सक्रिय हैं, तो मैम महिलाओं की, छात्राओं की शिक्षा पर आपने क्या कार्य किए हैं? क्या वहाँ पर आपके क्षेत्र में कोई स्कूल खुला है? मॉडल स्कूल, देखिए अजमेर दक्षिण जो है वो अजमेर दक्षिण शहरी क्षेत्र है ना। और जो विवेकानंद मॉडल स्कूल खुले थे, वो विवेकानंद मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट आया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जो पंचायत समिति मुख्यालय है, उन पंचायत समिति मुख्यालयों पर ही विवेकानंद मॉडल स्कूल खुलने थे। क्योंकि अजमेर शहर में पंचायत समिति नहीं है, इसलिए यह मॉडल स्कूल नहीं खुला। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मॉडल स्कूल से भी अच्छा स्कूल बालिकाओं के लिए हमारे यहाँ जितने भी विद्यालय हैं, है ना, एक सूची बनाएंगे हम, तो हमें पता पड़ेगा कि इन 15 सालों में 99% विद्यालयों को खुद का स्वयं का भवन मिला। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज। ये पहाड़गंज का विद्यालय 2 कमरों में, बालिका विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय 2 कमरों में पहाड़गंज में चला करता था 2008 से पहले। 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, हम 2008 में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही 2013 में कांग्रेस की सरकार के बाद में बीजेपी की सरकार आई, तो नगर निगम से मैंने खुद ने लैंड आवंटन कराया। और लैंड आवंटन कराने के बाद में 5 करोड़ रुपया, विवेकानंद मॉडल स्कूल में भी 5 करोड़ रुपया नहीं मिला भवन निर्माण के लिए, 5 करोड़ रुपया मैंने खुद ने अपने एफर्ट से पूरा भवन बनाया। आज उस भवन, सरकारी स्कूल के बाहर से निकल जाएं तो कोई कहेगा ये सरकारी स्कूल है कि कोई निजी विद्यालय है। निजी विद्यालय जैसी सुविधाएं हैं वहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड हैं, कैमरास लगे हुए हैं, पानी, ठंडा पानी पीने के लिए रेफ्रिजरेटर है, पानी की मोटर है, पानी के लिए टॉयलेट्स की बहुत सुंदर शानदार व्यवस्था वहाँ है। तो ये विद्यालय उस समय हमारे द्वारा बनाया गया। एक और याद दिलाना चाहूँगी, कल्याणीपुरा रोड पर एक नवीन टेकरी का विद्यालय, कल्याणीपुरा रोड पर नवीन टेकरी विद्यालय था।
एक कमरे में वो विद्यालय चलता था, 8वीं तक का विद्यालय, एक मात्र कमरे में, और एक छोटे से कमरे में आंगनवाड़ी चलती थी। जब हमें पता पड़ा कि ये जो भवन है, ये भवन तो सिवाईचक ज़मीन पर है और एक समाज द्वारा उसका किराया लिया जा रहा है शामलात की ज़मीन के नाम से, जबकि उसके रिकॉर्ड में तो वो सिवाईचक ज़मीन थी। जब सिवाईचक ज़मीन का पता पड़ा हमें कि ये सिवाईचक ज़मीन है, तो हमने कहा कि भाई इसको स्कूल के नाम दर्ज करो, इस ज़मीन को। आप डीओ जो है शिक्षा विभाग, इसका किराया क्यों किसी को दे रहे हो आप? आपको किराया नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो सिवाईचक ज़मीन का किराया हम कैसे दे सकते हैं। मैंने जब उनको कागज़ दिए, उनको रिकॉर्ड दिया, तो हालांकि मेरी खिलाफत बहुत हुई उस समय, बहुत खिलाफत हुई। आज भी पुराने लोगों को याद है कि उस समय चुनाव में 2013 के चुनाव में मेरे खिलाफ पेपर बटे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कि नहीं, ये भविष्य में काम आने वाला ये जगह है, इस जगह को किसी को खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन सच्चे इंसान को एक ना एक दिन सब लोग स्वीकार करते हैं। उसको हमने सरकारी दर्ज कराया, सरकारी दर्ज कराने पर उस पर सर्व शिक्षा अभियान में पूरा भवन बनवाया, नीचे ऊपर 8 कमरे, जो भवन एक कमरे में चलता था उसके 8 कमरे बनाए, प्रिंसिपल का रूम अलग बनवाया, पूरी 4 दीवारी बनवाई। और उसी ज़मीन में से, चूँकि 2 बीघा ज़मीन थी, लोगों की नज़र थी इस 2 बीघा ज़मीन पर प्लॉटिंग कर दें, उसी ज़मीन में से हमने पानी की टंकी के लिए रिजर्व की, क्योंकि उस एरिया में कहीं पानी की टंकी बनाने की जगह नहीं थी। वहाँ इंदिरा कॉलोनी में वो पानी की टंकी बनी और वो विद्यालय बना। तीसरा उदाहरण देती हूँ, जाकर के देखना आप कभी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ गुलाबबाड़ी में 2 विद्यालय चलते हैं, एक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय। बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास तो बहुत बड़ा परिसर था, लगभग 2 बीघा जमीन और भवन था, और बालिका जो उच्च माध्यमिक विद्यालय था उसके पास 500 गज जमीन थी, और 500 गज जमीन में आधी जमीन पे ही कमरे बने हुए थे। हमारी तो मेंटलिटी है भारतीय समाज की, संस्कृति की, कि लड़का तो कमाने वाला है, इसलिए लड़का को तो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी आई कि लड़कियों को पढ़ाओगे तो ये लाभ मिलेगा, ये मिलेगा, इसको फ्री में पढ़ाएंगे, किताबें फ्री में देंगे, पोशाक फ्री में देंगे। तो जो लड़कियों का परिसर था जो 500 गज में चल रहा था, उसके तो नामांकन बढ़ता जा रहा था, और जो लड़कों का परिसर था जो 2000 वर्ग गज में 2 बीघा में चलता था, उसका नामांकन घटता जा रहा था। वहाँ इतने सारे कमरे खाली पड़े थे कि बच्चों के 4 बच्चे 5 बच्चे आ रहे हैं और पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है, और वहाँ 70 बच्चे एक क्लासरूम में, और नीचे दरी पर बैठ रही, 9वीं क्लास की बच्ची भी नीचे दरी पर बैठती थी। 2013 में जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, तब मैंने एक प्रस्ताव लिख करके भेजा डायरेक्टर को कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि लड़कों का स्कूल तो हम लड़कियों वाले भवन में चला दें और लड़कियों का स्कूल हम जो है लड़कों वाले भवन में शिफ्ट कर दें। एक्सचेंज ही तो करना, हमें करना क्या है। पर हर अच्छे काम पर, राजनीति में या सार्वजनिक काम में आपको बुराई मिलेगी, आपका विरोध होगा ही होगा। बिना विरोध के तो कोई काम हो ही नहीं सकता अच्छा। ये मेरे को अनुभव से मैंने सीखा कि कोई काम मैं करूँगी तो पहले तो विरोध आएगा ही आएगा। लोगों ने विरोध कर दिया, आया ही के नारे लगा दिए कि आप ऐसे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लड़कियों के स्कूल में तो वो कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है। वहाँ पे तो जिस लड़कों के स्कूल में आप लड़कियों को शिफ्ट करना चाह रहे हो उसमें तो बाउंड्री वॉल ही नहीं है। भवन में तो वो बाउंड्री वॉल नहीं है, तो लड़कियाँ भाग गई तो कोई लड़का ले गया तो मैंने कहा लड़कियाँ स्कूल तक भी तो आती हैं घर से, रास्ते में से कोई ले गया तो क्या करोगे आप। कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, पर उनको विरोध करना था। पूरी जनता ने विरोध किया। अब जनता का क्या लेना देना, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते थे उन्होंने विरोध किया। पर उसके बावजूद भी मैं आज धन्यवाद देती हूँ गौरव गोयल जी को। मेरे कहने से कलेक्टर ने नहीं किया। फिर मैंने हमारे जो डायरेक्टर ने फिर मैंने गौरव गोयल को मैंने बोला आप मेरे साथ चलो, मौके पर देखो ये लड़कियों का स्कूल यदि लड़कों वाले बिल्डिंग में चल जाए और लड़कों वाला लड़कियों वाली बिल्डिंग में चल जाए तो क्या आपत्ति है इसमें तो है ही नहीं बच्चे। उन्होंने खुद ने मेरे साथ विजिट किया और विजिट करके डीओ से प्रस्ताव बनवाए। फिर खुद ने एज ए कलेक्टर उस प्रस्ताव को फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने के बाद क्योंकि मेरी चिट्ठी पहले से थी, डायरेक्टर ने ऑर्डर निकाले कि ये चेंज किया जाता है। चेंज करने के बाद मेरा पुतला फूंक दिया लोगों ने वहाँ पे। इसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनेगी जब तक बच्चों को शिफ्ट नहीं होने देंगे। तो नगर निगम से 25 लाख रुपए बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत कराए।
स्वीकृति हो गई, अच्छी बात है, लेकिन उस कैंपस में से लोग निकलते थे बीचों बीच से। तो यदि बाउंड्री वॉल हो जाएगी तो वो कैंपस तो रिजर्व हो जाएगा, तो आपको बाहर से घूम के जाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने रास्ता बना रखा था उनका विरोध, जिन लोगों की खिड़कियां उस परिसर में निकल रही थी उनका विरोध, और जो उस 2 बीघा जमीन पर कब्जा करना चाहते थे उनका विरोध किए। तो गई जमीन अब तो अपने हाथ से। अपन ने तो सोच रखा था कब्जा कर लेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। कोर्ट कचहरी हो गए। प्रिंसिपल रोज कोर्ट में जाती थी और प्रिंसिपल के साथ एसडीएमसी के जो 4 मेंबर जो हमने बनाए थे वो भी कोर्ट में जाते थे। और एज ए जुडिशरी मैंने रिक्वेस्ट की, एज ए मंत्री मैंने कहा हम सार्वजनिक हित का काम कर रहे हैं, बच्चों के हित में काम करें, आप प्लीज़ एक रिसीवर नियुक्त कर दीजिए और देखिए क्या स्थिति, और ये कागज़ है स्कूल के। तब मजिस्ट्रेट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया और वो पूरी बाउंड्री वॉल हमने कंप्लीट की। बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने के साथ साथ में हमने उस स्कूल में कमरे बनाए। सांवर लाल जी से हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कमरे बनाए। और आज की तारीख में जहाँ 700 बच्चियों को भी बैठने की जगह नहीं थी, वहाँ 2500 लड़कियाँ आज उस स्कूल में शिक्षा ले रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो परिसर बनने से वहाँ पर भी पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। तो उस परिसर में से कुछ लैंड हमने रिजर्व करी पानी की टंकी के लिए, और वहाँ पर भी एक पानी की टंकी बनाई। और उसके साथ साथ में जब ये पूरा स्कूल बहुत अच्छे से चलने लग गया, 2-2.5 हज़ार संख्या हो गई, वो सेंटर बन गया शिक्षा विभाग का और लोग वहाँ विजिट करने लगे, 5 लाख रुपया लगा करके एक विशेष दानदाता से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है इस बाउंड्री वॉल तो 25 लाख में हमने बना दी है, लेकिन ये गेट ऐसा सुंदर लगना चाहिए कि लगे कि ये किसी निजी विद्यालय के बाहर से जा रहे हैं। हमने 5 लाख रुपए एक विजय जी बनिष्ठिया मार्बल व्यवसायी, उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 3 लाख का गेट बनाया लोहे का, और 2 लाख उस 3 लाख के लोहे के गेट को लगाने के लिए जो पिलर्स बनते हैं, कॉलम खड़े होते हैं, उसके 2 लाख रुपए लगाए, उनके ऊपर ग्रेनाइट लगाया उन्होंने। और आज उस विद्यालय के बाहर से जाते हैं तो सब लोगों का इतना मन ललसा से उठ जाता है कि हमारी पोस्टिंग इसी स्कूल में होनी चाहिए, हमको कुछ करना ही नहीं है ना। और इसके साथ साथ में आज की तारीख में जब ये इतना सुंदर स्कूल बन गया, लोग देखने गए तो लगा कि ये स्कूल में तो 2 बीघा ज़मीन है, तो इसमें तो प्लेग्राउंड बहुत अच्छे से बन सकता है। अभी हाल ही में एडीए ने 1 करोड़ रुपए लगा के बास्केटबॉल, एथलीट, फुटबॉल का ट्रैक वहाँ पर बनाया, बहुत शानदार ट्रैक बना है ना। और इतना अच्छा विद्यालय बन गया वो कि वो पीएम श्री योजना में भी सिलेक्शन हो गया और केंद्र सरकार से 2 करोड़ रुपए उसके लिए मिलने वाले हैं। बिल्कुल बीचों बीच वो विद्यालय, आबादी के बिल्कुल बीचों बीच। तो कितना संघर्ष किया होगा मैंने, ये संघर्ष तो वहाँ के लोगों को ही मालूम है कि मेरा संघर्ष कितना था। कल्याणीपुरा का विद्यालय गांव में, भवन ही नहीं था, जमीन ही नहीं थी, छोटे छोटे कमरों में चलता था। आज पुराना भवन भी और नया भवन भी है। लोग देखते हैं कि यार कितना शानदार विद्यालय मैडम ने बनाया है। अर्जुनलाल सेठी नगर का विद्यालय, ये वो विद्यालय हैं जो शहर से के कॉर्नर पर है, जो दक्षिण की सीमावर्ती क्षेत्रों में है, लेकिन किस तरह से बच्चों को सुविधा दे सकते हैं, बच्चों को लाभ मिल सकता है। सरकारी विद्यालय, हमारा आदर्श नगर का गर्ल्स स्कूल, आज आप जाके देखेंगे 2500 बच्चियाँ पढ़ती हैं वहाँ पे, और आसपास के सारे गांव की बच्चियाँ भी उस विद्यालय में आती हैं, क्योंकि उसमें साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। सिर्फ सेंट्रल गर्ल्स स्कूल ही एक नाम हुआ करता था बालिका की शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन आज हमारी मेहनत की वजह से आदर्श नगर का विद्यालय, आपका गुलाबबाड़ी का विद्यालय, आपका पहाड़गंज का, ये तीनों गर्ल्स स्कूल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और अच्छे से ध्यान दिया जाए तो शायद बच्चियां, जो हमारे सांसी समाज की बच्चियां, जो हमारे वाल्मीकि समाज की बच्चियां, जो कभी स्कूल जा ही नहीं सकती थी, सेंट्रल गर्ल्स तक माँ बाप भेजते ही नहीं थे कि नहीं बाज़ार में नहीं भेजना, पढ़ ली जो पढ़ ली, है ना, वो बच्चियां आज वहीं की वहीं 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रही है। तो अभी 12वीं तक शिक्षा का प्राप्त करिए, आने वाले समय में उनके बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे और फिर शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा तो निश्चित रूप से लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊँचा उठेगा ना, संस्कार भी आएंगे बच्चों को। तो आज की पीढ़ी में इसका असर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, परंतु मेरे को ये संतुष्टि है कि आने वाली 2 पीढ़ी बाद में इसका रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। मैं आपको याद दिलाती हूँ तोपदड़ा विद्यालय।
तोपदड़ा विद्यालय के पूरे परिसर में जंगली बबूल उगा हुआ था, कंप्लीट जंगली बबूल। एक भी जगह वहाँ जंगली बबूल नहीं हो ऐसा होता ही था ही नहीं। पहली बार जब मैं विधायक बनी तो मैंने तोपदड़ा स्कूल में जो लाइब्रेरी चलती थी उन लाइब्रेरियों के लिए विधायक कोष से पैसा दिया और फिर तोपदड़ा स्कूल में बैठ करके पूरे जंगली बबूल साफ कराए। साफ कराने के बाद में उनको गार्डन के रूप में डेवलप किया, विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाई, वहाँ लगवाने के बाद फाउंटेन लगाया और जो तोपदड़ा स्कूल का जो मेन हॉल है उसमें इतने जाले लगे थे, इतना प्लास्टर उठा हुआ था कि कोई भूत बंगला बन करके देख भी नहीं सकता था उसको। पहली बार मैं एज ए MLA उस हॉल में घुसी और उसमें 50,000 रुपये, सिर्फ 50,000 रुपये की विधायक को से सिर्फ रंग रोगन के लिए पैसे दिए। रंग रोगन के लिए उसमें पैसे नहीं दे सकते थे आप, स्पेशली परमिशन लेके आए जयपुर से कि भाई आप रंग रोगन का पैसा दो, मेंटेनेंस का पैसा दो। मेंटेनेंस का पैसा विधायक कोष से खर्च नहीं हो सकता। और उस मेंटेनेंस के रंग रोगन से पूरे हॉल का रंग रोगन हमने कराया, वार्निश कराई खिड़की दरवाजे के, और वो जब देखा तो इतना शानदार हॉल निकल के आया। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक सारा क्षेत्र हमने डेवलप कराया। वहाँ के तत्कालीन पार्षद हुआ करते थे एक राम सिंह सैन, जो इंदिरा कॉलोनी में रहते थे। आप कभी उनसे जाके पूछना कि आपने मैडम के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया। उनका हमेशा से ये स्टेटमेंट रहता था, वो कांग्रेस से चुने हुए थे, कांग्रेस से चुने थे या शायद निर्दलीय चुने थे। उनका ये स्टेटमेंट रहता था, अनीता बदल को तो सिर्फ तोपदड़ा स्कूल दिखाई देता एज अ विधायक, उनको वार्ड की सड़कें नालियाँ दिखाई नहीं देती। ये हमेशा उनका स्टेटमेंट होता था। और अनीता बदल का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि जो बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं वो पढ़ें, जो टीचर्स यहाँ पोस्टिंग हो रहे हैं उनको अच्छा माहौल मिले, शिक्षा का माहौल मिले और उनको पढ़ने लगा लायक उनको कक्ष मिले। पूरी स्कूल को उसके बाद में कराया। स्मार्ट सिटी में अभी विद्यालय में और मेंटेनेंस का काम हुआ। जो जिस तोपदड़ा स्कूल में सिर्फ नामांकन 200 हो गया था, उस तोपदड़ा स्कूल में 1000 का नामांकन हमने पहुंचाया। जब मैं MLA बनी थी सिर्फ 200 का नामांकन था उस स्कूल में, आज की तारीख में वहाँ पे 1000 का नामांकन है। तो नामांकन एकदम गिर गया था, अब एकदम बढ़ गया। ये कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा? तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बातें करेंगे तो पूरा 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे एक एक चीज में बताने लगी तो। चलिए, राजस्थान संवाद की इस कड़ी के अंदर अब हम उन सवालों की ओर बढ़ते हैं जो वोटर के बीच में बड़े चर्चा में हैं और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं विवाद का विषय रही हैं। मैडम, विवाद का विषय रही हैं और वोटरों में बड़ी चर्चा है इन सवालों को लेकर। 4-5 ऐसे सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर अजमेर उत्तर विधानसभा के अंदर कोई गैर सिंधी उम्मीदवार बीजेपी उतार देती है तो क्या उसका असर आपकी सीट पर भी पड़ता है? बीजेपी उतार देती है नहीं उतार देती है ये तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन हाँ मुझे इतना ही पता है कि बीजेपी जिसको भी टिकट देगी एक सोशल इंजीनियरिंग को तय करके ही देगी। तो हर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करती है। कांग्रेस गुजर को टिकट देती है ना, तो गुजर को टिकट ना दे तो क्या असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो ऐसे ही बीजेपी है, वो भी सोशल इंजीनियरिंग करती है। तो सोशल इंजीनियरिंग तो सबको करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? राजनीति करने आए हैं तो सत्ता लेने के लिए तो आए हैं, सत्ता लेने के लिए जो भी मार्ग उचित होता है वो अपनाना चाहिए। कुछ दिन पहले पार्षद द्रौपदी कोहली के साथ में एक विवाद हुआ, मुख्यमंत्री का नाम पट्टी के ऊपर नहीं था। वो विवाद क्यों हुआ और विवाद कहाँ तक पहुँचा? शांत हो गया या नहीं हुआ अभी? देखिए, ये विषय तो शायद इस कार्यक्रम के लिए उचित नहीं होना चाहिए, पर आपने पूछ ही लिया तो बता देती हूँ। मैंने कहा ना आपको, मैंने बिना बोले ही आपको पहले मेरे वक्तव्य में कहा कि इस बार कांग्रेस ने चुन चुन के कि ये बीजेपी के लोग हैं, इनके क्षेत्र में काम स्वीकृत नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यवहार किया, जबकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि सरकार का हिस्सा होता है। ये जो शिलान्यास हुआ था, जिस विषय पर विवाद हुआ, वो शिलान्यास जो है 2022 की स्वीकृत सड़क है। 2022 की स्वीकृत सड़क 2023 में बन रही है ना। तो 2022 की स्वीकृत सड़क है। जब जो शिलान्यास की पट्टिका पर नामकरण उसका होता है जो शिलान्यास करता है। तो शिलान्यास तो हमने किया है, तो नाम की पट्टिका पर हमारा ही नाम होगा। उनका ये कहना था मुख्यमंत्री जी का नाम लिखो, पर आज तक 70 साल हो गया है लोकतंत्र को, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं होता है।
तो मैंने सिर्फ यही बात कही थी कि भाई मुख्यमंत्री जी आ जाएं, उनको बुला लो तो उनका भी नाम लिखवा देंगे पट्टिका पर वो है ही नहीं, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं कि नहीं इस पर पट्टिका पर मुख्यमंत्री जी का नाम नहीं है। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी मालिक नहीं है, मुख्यमंत्री ट्रस्टी है, और उस ट्रस्टी में 200 विधायक ट्रस्टी हैं। जो 200 सीटों से 200 लोग चुन के गए वो सब ट्रस्टी हैं। तो यदि आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए तो मेरा कोई दोष नहीं है ना। आप पहले ज्ञान अपना ठीक कर लीजिए और फिर बात करिए। पर वो तो जैसे लोकल स्तर पर वो छोटे छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई करते हैं ना, वैसे लड़ने पर उतारू होते हैं। तो ज्ञान के अभाव में ऐसा होता है। चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार बीजेपी कोई नया फॉर्मूला अपनाने वाली है टिकट वितरण में, युवाओं को मौका देने वाली है। क्या अनीता बघेल जो हैं वो किसी युवा को मौका देने के लिए तैयार हैं आज की डेट में, या वापस से विधायक ही बनना चाहती हैं? युवा को मौका देना चाहते हैं, है ना। आपने युवा का ही प्रश्न पूछा है। युवा की उम्र क्या होती है? अभी राहुल गांधी को युवा कहते हैं, क्या उम्र है उनकी? बताइए ना आप, क्या उम्र है उनकी? अरे नहीं भाई, 50 क्रॉस कर गया भाई मेरा, तो उसको युवा कह रहे हैं। 54 है ना वो, उसको युवा कह रहे हैं। मैं 51 हूँ, तो युवा कौन हुआ? उनसे ज़्यादा युवा मैं हो गई ना। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तो अजमेर उत्तर और दक्षिण के दोनों विधायक मिलकर एक हो जाते हैं और चुनाव से पहले दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं। ऐसा वोटरों में चर्चा हो रही है। क्या वाकई इस बार भी चुनाव में आप दोनों वापस से एकजुट होकर आ रहे हैं? देखिए, हम पहले भी एक थे, अभी भी एक हैं और भविष्य में भी एक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य होने के नाते से हम एक ही हैं। लोग अपने अपने तरीके से चर्चाएं करते हैं, पर लोगों को मेरे लगता है कि 20 साल में तो समझ ही लेना चाहिए ना कि यदि एक नहीं होते तो दोनों बार बार चुन के नहीं जाते ना। दोनों एक साथ नहीं होते तो बार बार चुन के नहीं जाते। दोनों के विचार एक नहीं होते तो शायद बार बार चुन के नहीं जाते। दोनों एक साथ नहीं होते तो शायद एक साथ बार बार चुन के नहीं जाते। ठीक है ना। परिवार एक है, इसलिए परिवार के सदस्य सब साथ ही रहते हैं, एक ही रहते हैं। एक आखिरी सवाल अब कि अगर बीजेपी आपको ये कहती है कि आपको टिकट नहीं देते हैं, किसी और को टिकट देते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रत्याशी जिसके नाम को आप प्रस्तावित करेंगे? और इस सवाल का जवाब ज़रूरी है। सवाल के तो मैंने सब जवाब दिए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है, अनीता बघेल भी नहीं होती है। ठीक है ना। इसलिए कमल का फूल ही प्रत्याशी है। तो चाहे वो 2003 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, कमल का फूल चुनाव लड़ेगा और वो जीतेगा, इतना मैं कह सकती हूँ। तो राजस्थान संवाद कार्यक्रम में हमने आपको अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता बघेल से मिलाया और आपने जो जवाब उनके सुने हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस बार के चुनाव के लिए वो कितनी तैयार हैं। इसी कार्यक्रम में हम आपको फिर किसी और विधानसभा के अंदर लेकर चलेंगे और वहाँ के विधायक और प्रत्याशियों से आपको मिलाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितना रोचक मुकाबला राजस्थान में चल रहा है। आज के लिए केवल इतना ही।